टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है? अरस्तु की वास्तविकता एवं संभाव्यता को स्पष्ट करें। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अरस्तु के वास्तविकता और संभाव्यता को स्पष्ट करें। क्या यह विचार वैज्ञानिकता से सुसंगत है? यही प्रश्न है। ध्यान देने इस बात को। इसका आंसर कैसे चलेगा? हम फर्स्ट पैरे की बात करेंगे। जब फर्स्ट पैरे में हम बात करेंगे तो अरस्तु की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरस्तु की तत्व मीमांसा की बात करेंगे। हमेशा जान लो, हम तत्व मीमांसा की बात करेंगे और तत्व मीमांसा में यह बताएंगे कि जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर और फॉर्म का मिश्रण है। जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर एवं फॉर्म का मिश्रण है। तुरंत एक फिगर बना देंगे हम लोग। फिगर ये बताएंगे टॉप पर क्या है? प्योर फॉर्म है। नीचे क्या है? प्योर मैटर है। अंदर जो है मैटर प्लस फॉर्म है। ये हम फर्स्ट पैरे में पूरी बात ध्यान दें इस बात को। पूरी बात ध्यान दें इस बात को। जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर और फॉर्म का मिश्रण है। ये प्योर फॉर्म जगत के बाहर है, प्योर मैटर जगत के बाहर है। जगत की सारी चीजें, प्रत्येक वस्तु मैटर और फॉर्म का मिश्रण है। तत्व मीमांसा में हम ये बताएंगे। फिर हम ये बताएंगे कि विकास मैटर से फॉर्म की ओर हो रहा है, अर्थात संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। हमेशा ध्यान इस बात को। अब एक प्रश्न है कि ये तत्व मीमांसा में हम बात करेंगे कि विकास मैटर से फॉर्म की ओर हो रहा है, अर्थात विकास संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। इतनी बातें करेंगे हम लोग फर्स्ट पैरे में। अब हमेशा ध्यान दो, अरस्तु की वास्तविकता और संभाव्यता को स्पष्ट करना है। यह तो आपने फर्स्ट पैरे में बता दिया। उसके मेटाफिजिक्स की बात की। आपने ये कहा कि जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर और फॉर्म का मिश्रण है। प्योर फॉर्म जगत के बाहर की चीज है, प्योर मैटर भी जगत के बाहर की चीज है। अंदर मैटर और फॉर्म दोनों है और ये जगत हमारा। जगत के प्रत्येक वस्तु में मैटर और फॉर्म दोनों है। विकास मैटर से फॉर्म की ओर हो रहा है, अर्थात विकास संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। ये फर्स्ट पैरे में। तुरंत यहां एक फिगर बना दो आप। ये आप देखो जरा, ये प्योर क्या है? फॉर्म है। अब ये जो विकास हो रहा है, तुम जैसे जैसे विकास की ओर अग्रसर होते जाएंगे, मैटर की मात्रा कम, हमेशा निरंतर मैटर की मात्रा कम, फॉर्म की मात्रा में वृद्धि। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह तुरंत हम फिगर बना देंगे। मैटर की मात्रा कम, फॉर्म की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जाती है। यह फर्स्ट पैरा। एक बात हमेशा याद रखना है, हर आंसर में एक फिगर जरूर बनाना है, क्योंकि वो फिगर आपको क्या करेगा? एक नंबर जम करा देगा वो। अब देखो आप, हम सेकेंड पैरा में जब आएंगे, हम सेकेंड पैरा में आएंगे।
वास्तविकता संभाविता को स्पष्ट करें। हमेशा ध्यान दो। सेकेंड पैरा की बात करेंगे कि इलियाई दर्शन की समस्या ये थी कि असत से सत की उत्पत्ति कैसे होती है। इलियाई दर्शन की समस्या यह थी कि असत से सत की उत्पत्ति कैसे, इस संबंध में अरस्तु ने यह कहा, हमेशा पूरी बात ध्यान दो, इस संबंध में अरस्तु ने यह कहा कि जिसे असत समझते हैं वह संभावित सत्य है और संभावना के मूर्त रूप लेने पर वह वास्तविक बन जाता है। यह बात हमेशा ध्यान दो। यह सेकंड पैरे में आएगा। इलियाई दर्शन की समस्या यह थी कि असत से सत की उत्पत्ति कैसे होती है। इस संबंध में अरस्तु ने यह कहा कि जिसे असत समझते हैं वह संभावित सत्य है और संभावना के मूर्त रूप लेने पर वह वास्तविक बन जाता है। अब सोचो, आप तुरंत यहां एग्जाम्पल की बात करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल को, उदाहरणों का प्रयोग करते अपनी बात कहना है। जैसे बीज संभाव्य वृक्ष है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। बीज एक संभाव्य क्या है? वृक्ष है। अब ये बातें करने के बाद हम सेकेंड पैरा में अगली बात ये करेंगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली बात हम ये करेंगे कि जैसे ये बीज है, बीज क्या बना? वृक्ष बना। ये जो है संभाव्य वृक्ष है और ये क्या है? वास्तविक है। ये बीज वृक्ष बनता है, लेकिन वृक्ष का बीज में अवतरण होना चाहिए। इसे कहते हैं डिसेंडिंग, इसे कहते हैं असेंडिंग, आरोहण। इसे कहते हैं आरोहण। हम तुरंत फिगर बनाएंगे कि बीज से वृक्ष बनता है। आप ध्यान से सुने इस बात को, हमेशा ध्यान दो। बीज आरोहण विकास करके वृक्ष बनेगा, लेकिन तभी बनेगा जब वृक्ष का बीज में अवतरण हो। तो ये जो बीज है ये संभाव्य वृक्ष है, ये जो वृक्ष है वह वास्तविक है। ये जो विकास है संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है निरंतर। फॉर एग्जाम्पल कि यदि हम इस तरह बातें करें, ये एक फिगर है। हमेशा ध्यान दो, ये निरंतर क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है। जैसे ए बी सी डी की बात करें, इसका इसमें अवतरण होगा, ये विकास करेगा। इसका इसमें अवतरण होगा, ये विकास करेगा। और ये सीधे सत्कारवाद को मानता है। हमेशा ध्यान दो, ये सत्कारवाद को मानता है। ये सारी बातें हम करेंगे। ये फिगर बनाने के बाद हम सेकेंड पैरे में बातें करेंगे। वस्तुतः ये जो वृक्ष है यह लक्ष्य है, बीज क्या है? प्रारंभ है। तो हम सीधे कहेंगे कि काल की दृष्टि से बीज पहले है, किंतु तार्किक दृष्टि से लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। तभी
विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब देखो, आप ये अभी हमारा सेकंड पैरे में चल रहा है। फिगर मुझे जरूर बनाना है हर एक आंसर में। तुरंत क्या करोगे आप, यहां मुझे बात करनी है, अरविंद घोष से तुलना कर देनी है कि आधुनिक वेदांती दार्शनिक अरविंद ने क्या किया, संभाव्यता और वास्तविकता की बात की है। एक बात, अब तुरंत ये बातें, दुनिया में जो चीज विकास कर रही है वो संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। अब यहां विथ एग्जाम्पल मुझे सारी बातें कहनी है। अब सोचो, आप ये करने के बाद क्या करोगे आप, तुरंत आप अरविंद घोष से तुलना कर दोगे आप। और अरविंद घोष ने भी क्या कहा है, अरविंद घोष ने संभाव्यता वास्तविकता की बात किया है। संभाव्यता एवं वास्तविकता की तथा आरोहण एवं अवरोहण पर बल दिया। एवं ये हम आएंगे सेकेंड पैरे में, सारी बातें होगी हमारी कि विकास संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ आपको अपनी बातें करनी है। हम अब आएंगे थर्ड पैरे में, और थर्ड पैरे में ये बताएंगे क्या यह विचार वैज्ञानिकता से सुसंगत है। तो सीधे लिखेंगे संभाव्यता एवं वास्तविकता का विचार वैज्ञानिकता से सुसंगत है। आखिर हम किस आधार पर कह सकते हैं कि वैज्ञानिकता से सुसंगत है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। साइंस भी मानता है कि लक्ष्य उसमें पहले से निहित है। हम बीज को बीज इसलिए कहते हैं क्योंकि बीज में वृक्ष बनने की क्षमता पहले से निहित है। यदि बीज में वृक्ष बनने की क्षमता निहित नहीं होती तो बीज को बीज कहते ही नहीं। हम सीधे कहें क्यों है वैज्ञानिकता से सुसंगत है, क्यों है? क्योंकि हम पहली बात, साइंस क्या मानता है? हमेशा साइंस के अनुसार देखो, आप बीज से वृक्ष का विकास तभी हो सकता है जब बीज में वृक्ष बनने की क्षमता पहले से निहित हो। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, स्टेम सेल के बारे में सुना होगा आपने। स्टेम सेल, हम इस स्टेम सेल से मनचाहे अंगों का विकास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टेम सेल में वो क्षमता विद्यमान है, हम जिस मानव अंग का चाहें हम विकास कर लें। ये स्टेम सेल, इसका मतलब है स्टेम सेल संभाव्य अंग है, और जब वो संभावना मूर्त रूप ले लेती है तो क्या बन जाता वो? हमेशा ध्यान दो, तब बन क्या जाता वो? एक तरह से देखा जाए वास्तविकता का रूप ले लेता है। पहले एक आइडिया के विचार आता है, जो कॉन्सेप्ट है वो एक विचार है, और उसके अनुरूप तकनीक का विकास होता है। इसका अर्थ यही है कि साइंस ये मानता है कि दुनिया की कोई भी चीज है वो पहले संभावना है, और विकास करने के बाद वो वास्तविकता का रूप ले लेता है। अतः साइंस ये मानता है कि विकास निरंतर संभावना से वास्तविकता की ओर हो रहा है। हमेशा ध्यान दो, ये सारी बातें हम करेंगे। अब सुन, यदि संभावना
वास्तविकता पहले से विद्यमान न हो तो विकास करके कभी भी वास्तविकता का रूप नहीं ले पाएगा। ये सारी बातें कहेंगे हम लोग थर्ड पैरे में। अब हम चौथे पैरे में आएंगे। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं विथ एग्जाम्पल। अब हम आएंगे चौथे पैरे में और निष्कर्ष की बात करेंगे। हमेशा निष्कर्ष में वस्तुता, अरस्तु का विचार, तार्किक होने के साथ वैज्ञानिक है। हमेशा ध्यान दो, अरस्तु का जो विचार है तार्किक होने के साथ वैज्ञानिक है, और हमेशा ध्यान दो, और दर्शन की समस्याओं के एक समाधान है। हमारा आंसर क्लोज, अर्थात इतने पैरे में हमारा आंसर टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखो आप। अगला क्वेश्चन, अरस्तु के सार सिद्धांत को स्पष्ट करें। अरस्तु के सार सिद्धांत को स्पष्ट करें। क्या अरस्तु ने मैटर की स्वतंत्र सत्ता मानी है? स्वतंत्र सत्ता मानी है? गुड। इस प्रश्न को देखो आप। अरस्तु के सार सिद्धांत मतलब तत्व मीमांसा को स्पष्ट करें। आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे? अरस्तु के सार सिद्धांत अर्थात हम तत्व मीमांसा की बात करेंगे। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट पैरे में। और जब तत्व मीमांसा की बात करेंगे तो हम यह बताएंगे जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर प्लस फॉर्म का मिश्रण। दूसरी चीज, ये जो विकास है संभाव्यता से वास्तविकता की ओर। हम तीसरी चीज बात करें, लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। तत्व मीमांसा में इतनी बातें मुझे बता देनी है। आप तुरंत यहां फिगर बनाएंगे हम लोग। ये जगत है, इसमें मैटर प्लस फॉर्म दोनों है। जगत के बाहर प्योर फॉर्म है। इसको इसने क्या कहा? ईश्वर। तुरंत यह फिगर बना दो आप। और एक बात हमेशा याद रखनी है आपको, फिगर को साथ लेकर चलना है। हर एक प्रश्न में फिगर जरूर बनाना है। मैंने क्या कहा? यह पूरा जगत है, मैटर और फॉर्म दोनों है। तुरंत उसमें क्या करो, एक फिगर बना दो और लगातार विकास को दिखाओ आप। अगला जो फिगर बनाओगे, ये फिगर है, ये बीज है, ये वृक्ष है। ये क्या है? संभावित वृक्ष है।
ये क्या है? वास्तविक है। विकास यूं हो रहा है, इसका इसमें अवतरण होगा, ये विकास करके क्या बनेगा? वृक्ष बनेगा हमेशा। लेकिन तीसरा जो फिगर बनाओगे आप, ये लगातार, मैंने क्या कहा? ये प्योर फॉर्म है, ये मैटर है। हम जैसे जैसे विकास के पथ पर अग्रसर होते जाएंगे, मैटर की मात्रा कम होती जाएगी, मैटर की मात्रा में कमी। और जब मैटर की मात्रा कम होगी तो हम निराकार होते जाएंगे, शरीर विहीन होते जाएंगे। इस विकास की उच्चतम अवस्था पर क्या होता है? वो जो परम तत्व है वो शरीर विहीन है, अशरीरी हो जाता है, ईश्वर जो प्योर फॉर्म है। तो सार सिद्धांत में इतनी बातें करेंगे, पर यहां बताएंगे हम लोग मैटर फॉर्म का मिश्रण है, मैटर को फॉर्म से अलग नहीं किया जा सकता, हमेशा जान दो, अर्थात सामान्य विशेष में निहित है। आप सोचो, अब वस्तुओं का जो वर्गीकरण होता है फॉर्म के कारण होता है, और नामकरण भी फॉर्म अर्थात आकार के कारण होता है। इतनी बातें हम लोग करेंगे। यह विकास संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है, और लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। यह हमारा आएगा फर्स्ट पैरे में। जब सेकंड पैरे की, अच्छा ये फिगर सब कुछ बता देना आपको, ये फिगर जरूर बनाना आपको। अब हम आएंगे सेकंड पैरे में। आज जब सेकंड पैरे की जब बात हम लोग करेंगे, हमेशा जान दो इस बात को, सेकंड पैरे की बात, क्या अरस्तु ने मैटर की स्वतंत्रता मानी है? तो सीधे अब सेकंड पैरे में बात करेंगे। तुम सीधे कहेंगे अरस्तु ने जगत में मैटर की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी, क्योंकि जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर एवं फॉर्म का मिश्रण है, मैटर और फॉर्म का मिश्रण है। अच्छा, प्योर मैटर को अरस्तु ने प्रकृति कहा, जो जगत के बाहर है। तुरंत एक फिगर बनाओगे आप, ये जगत है, यहां जो है प्योर फॉर्म है, ये जो है प्योर मैटर है, और अंदर क्या है? मैटर प्लस फॉर्म है। पूरी बात ध्यान देना, ये प्योर फॉर्म है, ये प्योर मैटर है। अंदर है क्या चीज? मैटर और फॉर्म दोनों का मिश्रण है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्योर मैटर को अरस्तु ने क्या माना है? प्रकृति कहा, जो जगत के बाहर की चीज है। हम प्योर मैटर की बात करें, वस्तुतः जो मैटर है ये जड़ता का सूचक है। ये जो मैटर है, जड़ता का, और ये जो फॉर्म है ये चेतना का सूचक है। इतनी बातें बताएंगे हम लोग सेकेंड पैरे में। हम थर्ड पैरे में आएंगे, और थर्ड पैरे में हम केवल निष्कर्ष की बात कर देंगे। ये प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। अब देखो आप, थर्ड पैरे की जब बात हम लोग करेंगे, अब थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। हमेशा जान इस बात को, अरस्तु के सार सिद्धांत को स्पष्ट करना है। पूरी बात है। तो अरस्तु का जो सार सिद्धांत है अद्वितीय है, यूनिक है। पूरी बात ध्यान देना, अरस्तु का जो सार सिद्धांत है यह यूनिक है, और पाश्चात्य दर्शन का मार्गदर्शक है। तत्व
मीमांसा अद्वितीय है और पाश्चात्य दर्शन का मार्गदर्शक भी है। तुलना आपको अवश्य करनी है, क्योंकि तुलना ही आपको नंबर दिलाएगी। और हर एक प्रश्न में फिगर का उपयोग जरूर करना है यदि नंबर पाना है तो। फिलॉसफी में लिखना ही कितना होता है, एक एक दो दो लाइन का तो प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक बेहतरीन क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, अरस्तु किस तत्व मीमांसा सिद्धांत का मीमांसा सिद्धांत का प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के खंडन के रूप में विवेचना कीजिए। देखो आप, ये प्रश्न कितना आसान प्रश्न है। एक सामान्य स्टूडेंट गलती क्या करता है इन प्रश्नों में। देखो प्रश्न क्या है, अरस्तु के तत्व मीमांसा सिद्धांत का प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के खंडन के रूप में विवेचना करें। इसका मतलब यह है कि अरस्तु के तत्व मीमांसा का वर्णन इस तरह करो ताकि प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का खंडन हो जाए। एक सामान्य विद्यार्थी क्या करेगा, प्लेटो के प्रतिवाद की आलोचना जो अरस्तु ने की है वो उल्लेख कर देगा। तो उसका जो आंसर होगा, उसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि प्लेटो के प्रतिवाद की आलोचना अरस्तु द्वारा करें। उसका क्वेश्चन यह बन जाएगा। प्रश्न क्या है, अरस्तु के तत्व मीमांसा सिद्धांत का प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के खंडन के रूप में विवेचना करें। अब एक चीज सोचो, आपको करना क्या होगा। फर्स्ट पैरे में आप सबसे पहले प्लेटो का प्रतिवाद बताएंगे और फिर अगले पैरे में जब आएंगे तो अरस्तु के तत्व मीमांसा का वर्णन इस तरह करेंगे ताकि प्लेटो के प्रतिवाद की आलोचना होती रहे। अब ध्यान से सुनो, जब प्लेटो के प्रतिवाद की बात करेंगे तो उसने क्या कहा। यह कहा प्रत्यय ज्ञान का विषय है। यह प्रत्यय हमेशा प्लेटो का जो प्रतिवाद है, यह प्रत्यय ज्ञान का विषय है, विषय, और यह प्रत्यय दिव्य लोक में रहता है जहां अमर आत्मा इसका साक्षात्कार करती है। हमेशा याद इस बात को। इसने क्या किया, प्लेटो ने क्या किया कि समान को विशेष से अलग कर दिया। दिव्य लोक में रहता है जहां आत्मा इसका साक्षात्कार करती है। एक सिंपल प्रश्न है ये, बस ध्यान दे इस बात को। ये एक सिंपल प्रश्न है। अब सोचो जरा ये बातें। अब हम आएंगे अरस्तु के तत्व मीमांसा सिद्धांत का प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के खंडन के रूप में विवेचना करें। अर्थात प्लेटो की तत्व मीमांसा का वर्णन इस तरह करना है
कि मानो जैसे लगे कि प्लेटो के प्रतिवाद का खंडन कर रहे हैं। अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में 2013-14 में। अब मैं सेकेंड पैरे में देखो कैसे तोड़ा हूं। खंडन के रूप में विवेचना करनी है तो हमेशा सिद्ध लिखेंगे। अरस्तु की जो तत्व मीमांसा है प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत के खंडन के रूप में है। अरस्तु की तत्व मीमांसा प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत रूप में, जैसे आप ये कैसे कह सकते कि खंडन के रूप में, आप ये कह कैसे सकते हो आप? अब हम बताएंगे, रीजन बताएंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्लेटो ने क्या किया, सॉरी अरस्तु ने क्या किया, सामान्य को विशेषों में निहित बना दिया और कहा यह फॉर्म सामान्य है जो विशेषों में निहित है और जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर फॉर्म का मिश्रण है। हमेशा ध्यान दो, मैटर और फॉर्म का मिश्रण है। जबकि प्लेटो ने क्या किया, व्यवहार को परमार्थ से अलग कर दिया। हमेशा आत्यांतिक द्वैत की बात कर ली। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। अब सिंपल चीजें बातें करनी है, वो कैसे कर रहा है वो। तो फर्स्ट नंबर ए की बात करेंगे। नंबर ए देखो इस बात को। प्लेटो ने क्या किया, प्रत्यय को दिव्य लोक का निवासी माना, परंतु अरस्तु ने जगत की प्रत्येक वस्तु को मैटर और फॉर्म का मिश्रण माना। और यह कहा कि सामान्य को विशेष से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि सामान्य को विशेष अलग कर दिया गया, परमार्थ को व्यवहार से अलग कर दिया, तो आत्यांतिक द्वैत पैदा होगा। यदि सामान्य को विशेष से, मैं ऊपर लिख रहा हूं, मैं देखो आप, सामान्य को विशेष से अलग कर दिया गया तो आत्यांतिक द्वैत पैदा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज बात करें, हम नंबर बी की बात करें। पहले आपने क्या कहा, पूरी बात ध्यान दे रहा हूं। प्लेटो ने प्रत्येक को दिव्य लोक का निवासी माना, परंतु अरस्तु ने जगत की प्रत्येक वस्तु को मैटर फॉर्म का मिश्रण माना और यह कहा कि सामान्य को विशेष अलग नहीं किया जा सकता। यदि सामान्य को विशेष अलग किया जाए तो आत्यांतिक द्वैत पैदा होगा। दूसरी चीज, इसने क्या किया, देखो आप, हम नंबर बी की बात करें। इसने किया क्या, नंबर बी, अरस्तु ने क्या कहा, ध्यान देने इस बात को। यदि सामान्य, हमेशा ध्यान दे इस बात को, यदि सामान्य को विशेष अलग कर दिया गया तो वह स्वप्नदर्शी बन जाएगा। हमेशा ध्यान दे इस बात को। इसलिए तो प्लेटो ने, अरस्तु ने क्या कहा के अनुसार सामान्य विशेष में निहित है और
विशेषों में अलगाव सामान्य के कारण होता है। वस्तुतः पहचान का आधार भी सामान्य ही है। यदि सामान्य को दिव्य लोक का निवासी माना जाए तो वह स्वप्नदर्शी बन जाएगा, जैसा कि प्लेटो ने बना दिया। चीजें वही है, पर देखो अरस्तु की तत्वमीमांसा का वर्णन इस तरह किया जा रहा है ताकि प्लेटो के प्रतिवाद का खंडन हो जाए। सेकंड देखो, अरस्तु ने सामान्य को विशेष में निहित माना। हमेशा सामान्य रुक जाओ विशेष में निहित है और विशेषों में अलगाव सामान्य के कारण होता है। वस्तुतः पहचान का आधार भी सामान्य ही है। यदि सामान्य को दिव्य लोक का निवासी माना जाए तो स्वप्नदर्शी बन जाएगा, जैसा कि प्लेटो ने बना दिया। कैसे वह प्रतिवाद की आलोचना कर रहा वो। तीसरी चीज ने क्या कहा, व्यवहार और परमार्थ को अलग नहीं किया जा सकता। वस्तुतः विकास संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है। लक्ष्य क्या है, प्रारंभ से पहले है। हमेशा ध्यान देने इस बात को। नंबर सी की बात करें, नंबर सी, अरस्तु के अनुसार क्या हुआ कि जो विकास है संभाव्यता से और हो रहा है और लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। यदि लक्ष्य को प्रारंभ से पहले न माना जाए तो विकास की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यहीं पर हमेशा अरस्तु ने सत्कारवाद तो विकास और प्रतिविकास को माना है तथा विकास एवं प्रतिविकास को माना। हमेशा यह विकास व्यवहार से परमार्थ की ओर हो रहा है और परमार्थ व्यवहार में पहले से निहित है। इतनी बातें हमारी चलेगी। सी, संभाव्यता से वास्तविकता की ओर हो रहा है विकास और लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। यदि लक्ष्य को प्रारंभ से पहले न माना जाए तो विकास की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यहीं पर अरस्तु ने सत्कारवाद तथा विकास एवं प्रतिविकास को माना। यह विकास व्यवहार से परमार्थ की ओर हो रहा है और परमार्थ व्यवहार में पहले से निहित है। आप ध्यान से सुनो इस बात को। ध्यान सुनो इस बात को। ये सारी बातें करेंगे अरस्तु ने
परमार्थ को व्यवहार में निहित माना, जबकि प्लेटो ने क्या किया, व्यवहार को प्रमाण से अलग करके दोनों के आत्यांतिक द्वैत को माना है। ये बात हमेशा ध्यान दें, इस बात को, कितनी अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे नंबर डी, कैसे खंडन के रूप में कर रहा हूं। नंबर डी की बात करेंगे हम लोग। हमेशा ध्यान देना इस बात को कि ये जो अरस्तु है, ये कहता ही है कि सामान्य विशेष से अलग नहीं है और विशेषों की पहचान सामान्य के आधार पर होती है। हमेशा यदि सामान्य को विशेष अलग कर दिया जाए तो विशेष की पहचान हो ही नहीं पाएगी। ये गलती किसने की है? प्लेटो ने की है कि यदि प्रत्येक दिव्य लोक में रहता है तो विशेषों की पहचान और विशेषों की सत्ता कैसे होगी? तो विशेषों की सत्ता सामान्य के कारण है। यदि सामान्य को विशेष अलग कर दिया जाए तो फिर देखो आप, हम नंबर डी की बात करें। विशेष की सत्ता सामान्य के कारण है। यदि सामान्य को विशेष से अलग कर दिया जाए तो उनका भी उनकी भी सत्ता माननी पड़ेगी। उनकी भी सत्ता माननी पड़ेगी जिसका सामान्य नहीं होता। प्लेटो ने सामान्य को विशेष से अलग करके विशेष की पहचान को कठिन बना दिया। ये नंबर 4 चलेगा, वहां लिखना है हार्डली 150 शब्द में बातें करनी है। ये सारी बातें करने के बाद अब आओगे थर्ड पैरे में और निष्कर्ष की बात करोगे आप। अब देखो, चूंकि विवेचना करनी है, यदि प्रश्न समीक्षा होता, परीक्षण होता तो आंसर एकदम डिफरेंट होता। मान लिया जाए यहां विवेचना शब्द न हो, क्वेश्चन ये हो परीक्षण करें, तब थोड़ा हमारा अगला पैरा चेंज हो जाएगा। अगले पैरे में ये बताएंगे कि वस्तु तो वो कर क्या रहा है। देखो आप, हम थर्ड पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। सीधे कहेंगे वस्तुतः अरस्तु की तत्व मीमांसा प्लेटो के प्रतिवाद की आलोचना से प्रारंभ होती है, किंतु अरस्तु ने जो आलोचना की उसका उत्तर प्लेटो पहले ही दे चुका है। यह हमारा निष्कर्ष होगा। वस्तुतः अरस्तु की जो तत्व मीमांसा है प्लेटो के प्रतिवाद की आलोचना से प्रारंभ होती है,
किंतु अरस्तु ने जो आलोचना की उसका उत्तर प्लेटो पहले ही दे चुका होता है। यह हमारा निष्कर्ष हार्डली 2 लाइन, 15 शब्दों में हमारा आंसर क्लोज। हमेशा ध्यान दो इस बात को, वो आंसर आपको लिखना है 150 शब्दों में, और 150 शब्द होता ही कितना है? बहुत कम। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 का डी, लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। देखो आप इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक परीक्षण करें। हमेशा ध्यान दो इस प्रश्न को, देखो आप, लक्ष्य प्रारंभ से पहले। यह पता है कि यह स्टेटमेंट एरिस्टोटल का है, अरस्तु का है। तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे? फर्स्ट पैरे में अरस्तु की तत्व मीमांसा, और तत्व मीमांसा हार्डली 15 शब्दों में बात क्या करोगे कि जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर एवं फॉर्म का मिश्रण है। सबसे पहले तो यह बात करोगे। हमेशा विकास संभाविता से वास्तविकता की इतनी चीज बात करो। और तीसरी चीज हम ये बात करेंगे कि अरस्तु ने क्या किया? लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। तुरंत यहां फिगर बना दोगे आप। मैंने क्या कहा? ये फिगर जगत, ये पूरा जगत है, और इसमें क्या है? मैटर है और प्लस फॉर्म है। प्योर फॉर्म किधर है? जगत के बाहर की चीज है। और प्योर फॉर्म को क्या कहा गया है? ईश्वर। अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे, जो मेन हमारा क्वेश्चन है। लेकिन इस कथन का क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। मतलब आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि आलोचनात्मक नजरिए से बताना है आपको। अब आपको इसकी कमियां बतानी है कि लक्ष्य प्रारंभ से क्या है? पहले है। तो ध्यान देने इस बात को। सेकेंड पैरा में जब आएंगे हम लोग, सेकेंड पैरे में जब हम लोग आएंगे तो पहली बार लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। अरस्तु ने लक्ष्य को प्रारंभ से पहले माना। लक्ष्य को प्रारंभ से पहले माना। अब जब इसकी बात, इसका अर्थ क्या है और क्यों माना? हमेशा ध्यान दो इस बात को। लक्ष्य को प्रारंभ से पहले माना अर्थात वास्तविकता संभाविता से पहले है। तार्क काल के दृष्टिकोण से प्रारंभ पहले, लक्ष्य बाद में। किंतु तार्किक दृष्टि से लक्ष्य
पहले क्यों की, हम क्यों बताएंगे। नंबर वन, हमेशा लक्ष्य, पूरी बात ध्यान दो इस बात को, लक्ष्य को प्रारंभ से पहले न माना जाए तो विकास की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। नंबर ए, लक्ष्य को प्रारंभ से पहले न माना जाए तो विकास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। और नंबर 2 की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रारंभ का नामकरण लक्ष्य के कारण ही होता है। नामकरण लक्ष्य के कारण ही होता है। तीसरी चीज बात करें, ईश्वर लक्ष्य है, ये जगत प्रारंभ है और ईश्वर जगत का आधार है। ईश्वर लक्ष्य है और जगत प्रारंभ है। ईश्वर इस जगत का आधार भी है, ये बताएंगे। लेकिन लक्ष्य प्रारंभ से पहले, ये हम हर एक बात के एग्जाम्पल के साथ कहेंगे। जैसे बीज क्या बना विकास करके, वृक्ष बना। ये वृक्ष क्या है, लक्ष्य है। ये क्या है, प्रारंभ है। अब सोचो, बीज विकास करके वृक्ष बनेगा, वृक्ष का इसमें अवतरण होगा, आरोहण और आरोहण। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम बीज को बीज इसलिए कहते हैं कि इसमें वृक्ष पहले से निहित है। यदि बीज में वृक्ष निहित नहीं होता तो हम बीज को बीज कहते ही नहीं। अब यहां तुरंत एक बातें करेंगे कि ये एक नंबर 1 फिगर, हम दूसरे फिगर बनाएंगे कि ये व्यवहार है और ये परमार्थ है। ये विकास करके क्या बना, परमार्थ बना। ये व्यवहार है और ये क्या है, परमार्थ है। हमेशा ध्यान दो, और ये व्यवहार है। व्यवहार और हम परमार्थ की बात करें, ध्यान से सुनो इस बात को। ये व्यवहार है और ये परमार्थ है। मैंने क्या कहा, ये लक्ष्य है और ये क्या है, प्रारंभ है। अब सोचो जरा, ये जो प्रारंभ है, परमार्थ है, ये क्या है, जगत का आधार है और ये क्या है, इसका लक्ष्य भी है। ये सारी बातें करेंगे हम लोग सेकेंड पैरे में। अब हम आएंगे इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। हमेशा ध्यान दो, जब ये सारी बातें करोगे तो वस्तुतः यह सत्कारवाद की बात करता है। अर्थात वृक्ष बीज में पहले से निहित है और बीज को बीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीज में वृक्ष बनने की क्षमता पहले से क्या है, निहित है। पॉइंट क्लियर। अब इसका मुझे इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है और जब आप आलोचनात्मक परीक्षण करोगे क्रिटिकली एग्जामिन की बात करनी मुझे। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में। सोचो आप, मुझे इसकी क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब हम क्या करेंगे, स्थिति को पलट देंगे। अब हम क्या करेंगे, सीधे कि असत्कारवाद आलोचना करेंगे।
वस्तुतः जो लक्ष्य है वो प्रारंभ से पहले निहित नहीं होता। यदि लक्ष्य प्रारंभ में पहले से निहित होता तो विकास की आवश्यकता क्या पड़ती? असत्कारवाद या बात करें आरंभवाद? ये बात हम लोग पढ़ चुके होंगे। आरंभवाद या असत्कारवाद द्वारा आलोचना कर दो इसकी। अंत में हम चौथे पैरे में देखो मैं इसकी आलोचना कर रहा हूं। यदि लक्ष्य प्रारंभ से पहले निहित है तो विकास की आवश्यकता क्या होती? हमेशा जान दो इस बात को, कोई आवश्यकता होती ही नहीं। यदि व्यवहार परमार्थ व्यवहार में पहले से निहित है तो उसे खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहली चीज देखो आप, आलोचना। हम दूसरी चीज बात करें। असत्कारवाद क्या कहता है कि कार्य का आकार, हमेशा जान दो, कार्य का आकार कारण में निहित नहीं होता। वृक्ष का आकार बीज में पहले से निहित नहीं होता। कार्य एक नवीन सृष्टि है। यदि लक्ष्य का आकार एक नवीन सृष्टि है, शेप एक नवीन सृष्टि है, तो लक्ष्य को प्रारंभ में पहले से निहित कैसे माना जा सकता? हम तीसरी चीज बात करें। अक्सर देखा होगा कई बार कार्य और कारण के नेचर में अंतर होता है। यदि लक्ष्य प्रारंभ में पहले से निहित होता तो दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नेचर नहीं होना चाहिए। पर अक्सर देखा होगा अलग अलग नेचर होता है। यह विशुद्ध आरंभवाद या असत्कारवाद द्वारा आलोचना दिखा दो आप। जैसे यदि बीज में वृक्ष पहले से निहित होता तो क्या होता? यदि बीज में वृक्ष पहले से निहित होता तो फिर विकास की आवश्यकता क्यों? विकास हो रहा है, यह पूरा का पूरा वाक्य निरर्थक हो जाता। क्योंकि विकास हो रहा है, यह वाक्य सार्थक है। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य प्रारंभ में पहले से निहित नहीं है। ये अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में दो चीज बात करेंगे। शक्ति के दृष्टिकोण से लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। दृष्टि से लक्ष्य प्रारंभ से पहले है, लेकिन हम सीधे कार्य के आकार वृक्ष की दृष्टि से लक्ष्य एक नवीन सृष्टि है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह मेरा निष्कर्ष होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब बीज से वृक्ष बनता है तो वृक्ष बनने की जो क्षमता है, वृक्ष बनने की जो शक्ति है, वृक्ष बनने की शक्ति की दृष्टि से लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। लेकिन वृक्ष का जो आकार है वो बीज में पहले से निहित नहीं है। तो शेप की दृष्टिकोण से, आकृति के दृष्टिकोण से वह एक नवीन सृष्टि है। जैसे ओवम, ओवम से एक जीव का विकास होता है। ओवम में जीव बनने की क्षमता पहले से निहित है। तो हमारा जो लक्ष्य जीव ओवम में पहले से निहित है, लेकिन जीव का आकार ओवम में पहले से निहित नहीं है, वह एक नवीन सृष्टि है। यह हमारा निष्कर्ष होगा। शक्ति की दृष्टि से लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। जैसे वृक्ष बनने की शक्ति की दृष्टि से वृक्ष बीज में पहले से निहित है, किंतु आकार की दृष्टि से लक्ष्य क्या है? एक नवीन सृष्टि है। अब सोचो आप, अगला क्वेश्चन देखो आप। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें। कितनी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, 3 का ए देखो आप। डेकार्ट के दर्शन की विसंगतियों को दर्शन की विसंगतियों को
दूर करने का तार्किक प्रतिफल। स्पिनोजा का दर्शन है स्पष्ट करें पूरी बात। डेकार्ड के दर्शन की विसंगतियों को दूर करने का तार्किक प्रतिफल स्पिनोजा का दर्शन है। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, इसका मतलब यही है कि डेकार्ड के दर्शन में जो विसंगतियां हैं उनको दूर कर दिया जाए तो स्पिनोजा का दर्शन जन्म ले लेगा। अब कैसे? पूरी बात ध्यान देना, ये डेकार्ड है, ये स्पिनोजा है। पहली बात देखो, दर्शन डेकार्ड ने क्या कहा? ये द्रव्य है, निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य। इसमें दो बातें उसने किया, आत्मा या मन और शरीर की बातें करें हम लोग, एब्सोल्यूट सब्सटेंस की बात करें और रिलेटिव सब्सटेंस की बात करें, आत्मा या मन की बात करें और शरीर की बात करें। स्पिनोजा आया तो उसने क्या कहा? निरपेक्ष द्रव्य, चित्त या मन, अचित्त या शरीर। पूरी बात ध्यान देना, डेकार्ड ने सब्सटेंस की बात तो की, पर निरपेक्ष द्रव्य में ईश्वर की बात की और सापेक्ष द्रव्य में डेकार्ड ने मन और शरीर की बात की। सापेक्ष द्रव्य, स्पिनोजा ने यह कहा कि द्रव्य तो स्वतंत्र होता है, ये तो सापेक्ष है तो द्रव्य कहां है? यदि आत्मा और शरीर ईश्वर पर निर्भर है, निरपेक्ष द्रव्य पर निर्भर है, तो द्रव्य है कहां? इसे स्पिनोजा ने क्या किया? मन और शरीर को अर्थात चित्त और अचित्त को द्रव्य के पद से उतार दिया और गुण के स्तर पर रख दिया। अब देखो, जो इनके द्रव्य को पूर्ण बनाया, कहा कि चित्त अचित्त द्रव्य नहीं है, ये दोनों ईश्वर के गुण है। और जब ईश्वर के गुण की बात की तो इस डेकार्ड का द्वैतवाद स्पिनोजा के दर्शन में विशिष्टा द्वैतवाद में कन्वर्ट हो गया। ये चित्त अचित्त ईश्वर के गुण बना दिया। दूसरी चीज, इसने क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात की। पूरी बात ध्यान देना, डेकार्ड ने कहा मन और शरीर दोनों भिन्न और विरुद्ध हैं। आज जब दो सत्ताएं भिन्न और विरुद्ध होती हैं, भिन्न क्यों है? क्योंकि मन का गुण चिंतन करना, शरीर का गुण विस्तार करना है, और विरुद्ध इसलिए है क्योंकि मन में विस्तार नहीं आ सकता और शरीर में चिंतन नहीं आ सकता। ये दोनों भिन्न और विरुद्ध हैं, अतः दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया होगी, और एक क्रिया प्रतिक्रिया पीनियल ग्लैंड के माध्यम से होती है। ये बात डेकार्ड ने कही। जब स्पिनोजा आया तो इनके कैसे कहा कि जब ये दोनों ईश्वर पर निर्भर हो गए, अलग अलग हो गए, तब तो स्पिनोजा ने क्या किया? मन और शरीर को ईश्वर का गुण मान लिया और कहा दोनों को शक्ति ईश्वर से मिलती है, ये दोनों समानांतर प्रवाहित होते हैं। जब दोनों समानांतर प्रवाहित होते हैं तो दोनों में समानांतर का संबंध है, न कि क्रिया प्रतिक्रिया का। तो तुरंत समानांतरवाद आ गया। हम तीसरी चीज बात करें, ये ईश्वरवाद की बात करता है, ये सर्वेश्वरवाद की बात करता है। पूरी बात ध्यान देना, डेकार्ड ने कहा ईश्वर जगत का निर्माण किया और जगत से दूर चला गया, लेकिन स्पिनोजा ने क्या कहा कि ईश्वरीय है और दुनिया की सारी चीजें ईश्वर की अभिव्यक्ति है, यह जगत भी ईश्वर की अभिव्यक्ति है।
इस प्रकार देखा जाए, डेकार्ट का ईश्वरवाद स्पिनोजा के दर्शन में जाकर के सर्वेश्वरवाद में कन्वर्ट हो गया। ये हम बताएंगे, स्पष्ट करना है ये सारी बातें। अब मैं इसका आंसर बोल रहा हूं, पूरी बात ध्यान से सुनना। हमेशा ध्यान दो, स्पिनोजा एक विशिष्ट, ध्यान दो कि विशिष्ट द्वैतवादी सर्वेश्वरवादी दार्शनिक है। वस्तुतः स्पिनोजा का दर्शन डेकार्ट के दर्शन के विसंगतियों को दूर करने का परिणाम है। क्योंकि नंबर 1, डेकार्ट ने सापेक्ष और निरपेक्ष द्रव्य को माना और यह कहा कि सापेक्ष द्रव्य मनुष्य शरीर ईश्वर पर निर्भर है, किंतु स्पिनोजा ने यह कहा कि द्रव्य तो स्वतंत्र होता है, ये दो सापेक्ष होगा तो द्रव्य नहीं हो सकता। इसे स्पिनोजा ने चित्त और अचित्त को, मनो शरीर को द्रव्य के पद से उतार कर गुण के स्तर पर रख दिया और यह कहा कि मनो शरीर दोनों ईश्वर के गुण हैं। इस प्रकार डेकार्ट का द्वैतवाद स्पिनोजा के दर्शन में जाकर के विशिष्ट द्वैतवाद में कन्वर्ट हो गया। नंबर बी, डेकार्ट ने ईश्वरवाद की बात की और यह कहा कि ईश्वर जगत का निर्माता है और जगत से दूर चला जाता है। किंतु स्पिनोजा ने क्या कहा ईश्वर जगत में अलगाव नहीं है, वस्तुतः ईश्वर ही जगत में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता है और दुनिया की सारी चीजें ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार देखा जाए, डेकार्ट का ईश्वरवाद स्पिनोजा के दर्शन में जाकर के सर्वेश्वरवाद में कन्वर्ट हो गया। नंबर 3, डेकार्ट ने मनुष्य शरीर को भिन्न और विरुद्ध मानने के कारण क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात की, किंतु स्पिनोजा ने कहा कि दोनों भिन्न हैं किंतु विरुद्ध नहीं है, क्योंकि दोनों ईश्वर के गुण हैं, दोनों को सत्ता ईश्वर से मिलती है, इसे दोनों समानांतर प्रवाहित होते हैं। हमेशा मन का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, यह एक प्रकार का भ्रम है। भ्रम क्यों है? क्योंकि जिस क्षण मन में विचार उत्पन्न होता है उसी क्षण शरीर में क्रिया होती है और विचारों का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस शरीर की क्रियाओं का है। इस प्रकार डेकार्ट का क्रिया प्रतिक्रियावाद स्पिनोजा के दर्शन में जाकर के समानांतरवाद में रूपांतरित हो गया। अब सोचो, अब तुरंत हम निष्कर्ष की बात करेंगे। हमेशा आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे हम लोग अगले पैरे में, तो क्या बताएंगे? इस प्रकार स्पिनोजा ने डेकार्ट के दर्शन की विसंगतियों को दूर करके उसे पूर्ण बनाने का प्रयास किया। इसलिए कभी कभी स्पिनोजा को पूर्ण डेकार्ट कहा जाता है, पूर्ण डेकार्ट कहा जाता है। आंसर क्लोज। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन देखो, नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर बी देखो आप। क्या है? स्पिनोजा का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद से द्वैतवाद से नियतवाद की ओर जाने की यात्रा का वर्णन है। देखो आप, इस प्रश्न को क्या करना है, स्पष्ट करें। इस प्रश्न को केवल क्लियर कर देना है। इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न को आप, स्पिनोजा का जो दर्शन है वो विशिष्ट द्वैतवाद से नियतवाद की ओर जाने की यात्रा का वर्णन है। स्पष्ट करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं।
डेकार्ड का द्रव्य विचार, दो बातें किया उसने, निरपेक्ष और सापेक्ष द्रव्य, इसमें दो बातें उसने किया। अचित और चित की बात किया। हमेशा ध्यान दो, दूर, जब दूर किया तो विशिष्ट द्वैतवाद, इसमें क्या आया? ईश्वर, मन और शरीर। मतलब चित्त और अचित को द्रव्य के पद से उतारा और गुण के स्तर पर रख दिया स्पिनोजा ने, और कहा मन मतलब चित्त, शरीर मतलब अचित। चित्त और अचित दोनों ईश्वर के गुण हैं। अब सोचो आप, उसने यही कहा कि जो चित्त और अचित है, ये दोनों ईश्वर के क्या हैं? गुण हैं। अब ध्यान से सुनो इस बात को। अब यही से मैं इसको, डेकार्ड का द्रव्य विचार आया, विसंगतियां दूर हुई, विशिष्ट द्वैतवाद आया, ये ईश्वर है। और अब मैं कहना चाहता हूं, मैं यहां से, जब ईश्वरवाद आया तो यही से क्या आ गया? सर्वेश्वरवाद आ गया। अब कैसे नियतिवाद की ओर जा रहा है? सर्वेश्वरवाद का अर्थ क्या है? सब कुछ ईश्वर है, सर्वेश्वरवाद, सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। इसका मतलब ये है, ईश्वर एवं जगत में नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये है, ईश्वर जगत में शाश्वत संबंध है। इसका अर्थ ये है, ईश्वर जगत का निमित्त कारण नहीं, अर्थात जगत का प्रयोजन नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जगत का जब कोई प्रयोजन नहीं होगा तो जगत क्या होगा? यांत्रिक। जब जगत यांत्रिक होगा तो नियतिवाद आ जाएगा। ध्यान से सुनो इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे? डेकार्ड का द्रव्य विचार स्पिनोजा के दर्शन में जाकर के विशिष्टाद्वैतवाद में कन्वर्ट होता है। यह विशिष्टाद्वैतवाद सर्वेश्वरवाद में कन्वर्ट हुआ। और सर्वेश्वरवाद का अर्थ क्या है? सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। अर्थात ईश्वर एवं जगत में अलगाव नहीं हो सकता। अर्थात ईश्वर जगत में शाश्वत संबंध है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण नहीं है। ईश्वर ने जगत का निर्माण नहीं किया। यदि निर्माण कर देगा तो ईश्वर जगत में कालिक संबंध हो जाएगा। और जब कालिक संबंध हो जाएगा तो ईश्वर जगत में अलगाव हो जाएगा। यदि अलगाव हो गया तो स्वाभाविक है सर्वेश्वरवाद खंडित हो जाएगा। चूंकि ईश्वर जगत का निमित्त कारण नहीं है, अतः जगत का कोई प्रयोजन नहीं, पर्पजलेस है। चूंकि पर्पजलेस है तो जगत की यंत्र की तरह है, और जो यंत्र की तरह होगा उसकी गतिविधियां पहले से निर्धारित होगी, नियतिवाद आ जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वेश्वरवाद आया, और सर्वेश्वरवाद से क्या आ गया? नियतिवाद आ गया। इसलिए यह कहा जाता है कि स्पिनोजा का जो दर्शन है वो विशिष्ट अद्वैतवाद से नियतिवाद की ओर यात्रा का वर्णन है, कि कैसे वो नियतिवाद की ओर जा रहा है। लेकिन सर्वेश्वरवाद की बात कैसे आएगी, या तुरंत आगे बात करेंगे। हमेशा केवल ईश्वर की सत्ता माना, अब विश्व की सारी चीजें ईश्वर की अभिव्यक्ति है।
हमेशा ध्यान दो इस बात को। यहीं पे सर्वेश्वरवाद आ जाता है, और सर्वेश्वरवाद से कैसे हम नियतिवाद की ओर जा रहे हैं, ये प्रश्न है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखो आप, इस रूप में क्या होगा, आपका आंसर चलेगा। क्लियर? अंत में आप निष्कर्ष की बात कर दोगे। मैं इस प्रश्न को केवल समझाना चाहता हूं किस तरह आपका आंसर चलना चाहिए, और हर बात को आप टू द पॉइंट कहो। कोई इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, हर बात को टू द पॉइंट कह दो आप। ये है क्योंकि 1 2 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए। ठीक है? एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 3 सी देखो क्या है। डेकार्ड के क्रिया प्रतिक्रियावाद की प्रक्रिया कि प्रतिक्रिया स्पिनोजा द्वारा स्पष्ट करें। क्या स्पिनोजा द्वारा की गई प्रतिक्रिया सुसंगत है? तर्क सहित उत्तर दे। देखो आप इस प्रश्न को देखो आप, डेकार्ड की क्रिया प्रतिक्रियावाद की प्रतिक्रिया रिएक्शन स्पिनोजा ने क्या किया, तो आप फर्स्ट पैरे में क्या बताओगे? डेकार्ड की क्रिया प्रतिक्रियावाद, इसमें सिंपल चीज है, मनो शरीर शरीर भिन्न एवं तथा दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। पीनियल ग्रंथि द्वारा, और पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क का भाग है, पर यह बात हार्डली 15 से 20 शब्दों में बतानी है। 15 से 20 शब्दों में ये बातें बता के आगे बढ़ जाओ आप। अब हम आएंगे सेकेंड पैरे में। कारण ये है, क्वेश्चन क्या है कि प्रतिक्रिया स्पिनोजा द्वारा, आपको इनकी प्रतिक्रिया बतानी है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब देखो आप, हम सेकेंड पैरे में आएंगे और हम स्पिनोजा द्वारा प्रतिक्रिया बताएंगे। अब थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं मैं, स्पिनोजा ने क्या कहा कि मन का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। वस्तुतः क्रिया प्रतिक्रियावाद सुसंगत नहीं है, क्योंकि मन का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। मन का प्रभाव शरीर पर माना एक भ्रम है। तो यह क्या कहता है, सुसंगत नहीं है, क्योंकि शरीर पर
मन और शरीर दोनों गुण हैं तथा समानांतर प्रवाहित होते हैं, क्योंकि दोनों को सत्ता ईश्वर से मिलती है। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, हमेशा स्पिनोजा ने क्या रिएक्शन किया है, क्रिया प्रतिक्रियावाद सुसंगत नहीं है, क्योंकि मन का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। मन और शरीर दोनों ईश्वर के गुण हैं तथा समानांतर प्रवाहित होते हैं, क्योंकि दोनों को सत्ता ईश्वर से मिलती है। ये सेकंड पैरा में तुरंत फिगर बना दो आप। फिगर कैसे बनाओगे? ये ईश्वर है, ये चित है, ये अचित है। हमेशा ध्यान दो, सत्ता सत्ता ये दोनों समानांतर प्रवाहित हो रहे हैं। प्रवाहित हो रहे हैं, तुरंत यहां फिगर बनाओगे आप। ये कैसे दोनों समानांतर प्रवाहित हो रहे हैं? दोनों को सत्ता ईश्वर से मिलती है, दोनों में ईश्वर की समान अभिव्यक्ति है। अब देखो आप, ये सारी बातें करने के बाद स्पिनोजा कहता क्या है? मन का प्रभाव यह भ्रम इसलिए उत्पन्न होता है पूरी बात ध्यान दो, मन का प्रभाव शरीर पर मानना एक प्रकार का भ्रम है। यह भ्रम इसलिए उत्पन्न होता है कि, अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, कि दोनों को सत्ता ईश्वर से मिलती है, दोनों में ईश्वर के समान अभिव्यक्ति है। इससे जिस क्षण मन में विचार उत्पन्न होते हैं उसी क्षण शरीर में क्रियाएं होती हैं। इन विचारों का जो सीक्वेंस है, क्रम है, उतनी शरीर की क्रियाओं का क्रम होता है। जैसे मान लिया जाए ABCD, मन में 4 विचार उत्पन्न हुए, इनका जो सीक्वेंस है उतनी शरीर में A1, B1, C1 और D1 4 क्रियाएं होगी, और उनका सीक्वेंस भी ऐसा ही होगा। तो जिस क्षण मन में विचार उत्पन्न होता है उसी क्षण शरीर में क्रियाएं होती हैं। मन में विचारों का जो सीक्वेंस है वैसा ही सीक्वेंस शरीर की क्रियाओं का होता है। इससे भ्रम उत्पन्न हो जाता है, मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब एक चीज सोचो, ये हम बताएंगे सेकेंड पैरे में। आज जब ये सारी बातें बताने के बाद ध्यान सुनो इस बात को। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में। थर्ड पैरे में क्या है? क्या स्पिनोजा द्वारा दी गई प्रतिक्रिया सुसंगत है? लेकिन स्पिनोजा द्वारा दी गई प्रतिक्रिया सुसंगत नहीं है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान क्रिया प्रतिक्रियावाद को मानता है। दूसरी चीज हमेशा ध्यान दो इस बात को, हमेशा आधुनिक मनोविज्ञान क्रिया प्रतिक्रियावाद को मानता है। मैं दूसरी बात ध्यान दो इस बात को, जो समानांतरवाद है वो तर्कसंगत नहीं है।
क्योंकि क्यों नहीं है? ए, बी और सी की बात करें, थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूं। मैं नंबर ए की बात देखो आप, यदि मानव शरीर दोनों को सत्ता ईश्वर से मिलती है और दोनों में ईश्वर के समान अभिव्यक्ति होती है, तो ईश्वर तो एक है। तो सबके विचारों में और शारीरिक क्रियाओं में समानता होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। सबके विचारों में और क्रियाओं में, शारीरिक क्रियाओं में समानता नहीं होती। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। नंबर 2 की बात करें हम लोग, अक्सर देखा होगा कि मान लिया जाए कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई भाग या मस्तिष्क का कोई पार्ट यदि निष्क्रिय हो जाता है तो विचार उत्पन्न होने के बावजूद शरीर क्रिया नहीं कर पाती। जैसे कुछ लोग पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं, और जब व्यक्ति पैरालिसिस का शिकार हो गया तो मन में तो विचार उत्पन्न होगा। हम ऐसा जानते इस बात को। शरीर, इसका मतलब क्या है? दोनों को जो जोड़ने वाला है वो खत्म हो गया। इसका अर्थ क्या चीज है? साइंस भी मानता है कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और तीसरी चीज, लाइबनिज स्वयं स्पिनोजा से सहमत नहीं है। लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात की है। तो 3 आलोचना करेंगे, अंत में हम चौथे पैरे में हम निष्कर्ष की बात कर देंगे। और निष्कर्ष में हमसे एक लाइन, वस्तुतः डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज तीनों ने मन शरीर संबंध को परिभाषित करने की कोशिश की, किंतु इनका व्यवहारिक समाधान हुर्सल ने विषयापेक्षा के रूप में दिया। व्यवहारिक समाधान हुर्सल ने विषयापेक्षा के रूप में दिया, जिसका अर्थ है कि चेतना विषय की ओर निरंतर प्रवाहशील होती है। यह क्या करके हम आंसर को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। शेष क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।